इस वीडियो में हम श्रीलंका में मिलने वाले बौद्ध पाली इतिवृत्त या ग्रंथ की चर्चा करेंगे। इस क्रम में हम देखें तो दीपवंश तथा महावंश प्रमुख इतिवृत्त हैं जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं और ये श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं। और यह भी कह सकते हैं कि ये जो इतिवृत्त हैं वे चूल वंश के बाद के हैं। इनमें से प्रथम दो श्रीलंका के अनुराधापुर में स्थित थेरवाद से संबंधित विहार महाविहार के इतिहास तथा इस राज्य के आरंभिक इतिहास के विषय से संबंध रखते हैं। ये जो दीपवंश और महावंश हैं ये श्रीलंका के अनुराधापुर में स्थित थेरवाद जो परंपरा थी, विभाजन के बाद जो थेरवाद जो थे थेरवादी बौद्ध, उनसे संबंधित विहार से ये प्राप्त हुए हैं। वे इन महाविहारों के इतिहास तथा इस राज्य के आरंभिक इतिहास के विषय से संबंध रखते हैं। दीपवंश तथा महावंश प्रथम सहस्राब्दी सीई के मध्य के हैं। ये श्रीलंका में बौद्ध मत के आगमन से संबंधित भारत के इतिहास पर आधारित हैं, जिनमें अशोक ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। दीपवंश और महावंश जो इतिवृत्त की हम बात कर रहे हैं ये पहली सहस्त्राब्दी सी के मध्य का है और जिस समय इसमें अशोक ने जिस समय बौद्ध मत का प्रचार श्रीलंका में किया था और बौद्ध मत का आगमन श्रीलंका में हुआ था, इस विषय से संबंधित है। तीनों इतिवृत्त थेरवाद के नज़रिए से मध्य गंगा मैदानों के इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। भारत की घटनाओं को एक पृष्ठभूमि के रूप में देखा गया है। ये जो इतिवृत्त पाए गए हैं यह भारत से संबंधित हैं और खासकर भारत के जो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ के इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। भारत की घटनाओं को इस ग्रंथ में, इस इतिवृत्त में पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया गया है। ये इतिवृत्त तथा इन पर लिखे गए भाष्य इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि स्थापित धर्मों में विभेद के उभार की व्याख्या भाष्य लेखन के माध्यम से करने की आवश्यकता होती है ताकि नव दीक्षितों को संतुष्ट किया जा सके। इस वृत्त में हम देखें तो ऐसे धर्मों में विभेद की उभार आने वाली जो समस्याएं थी, जो बातें थी, उन पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से जो नए बौद्ध भिक्षु या बौद्ध आए उनमें उनके बीच गलत संदेश ना जाए तथा उनके जिज्ञासा को शांत और संतुष्ट किया जा सके। ये इतिवृत्त पुराणों की अपेक्षा एक अधिक स्पष्ट ऐतिहासिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम इस इतिवृत्त की बात कर रहे हैं, जो पुराण होते थे उसमें कालक्रम का उतना सटीक विवरण नहीं मिलता था, लेकिन जो इतिवृत्त हैं, बौद्ध ग्रंथ के जो इतिवृत्त हैं, इनमें हम देखें तो ये ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे कह सकते हैं कि उस समय के जो शासक वर्ग थे उनके वंशावली हमें प्राप्त हो जाती है, इससे इसकी ऐतिहासिकता और पुष्ट होती है। इनमें एक व्यवस्थित विवरण है जो कालानुक्रम तथा अपने उद्देश्य अर्थात संघ की प्रतिष्ठा स्थापित करने का अनुसरण करता है। तो हमने अभी बात किया कि इन सब इतिवृत्त ग्रंथों में जो बौद्ध इतिवृत्त हैं इनमें कालानुक्रमक व्यवस्था है। समय का पूर्ण विवरण दिया गया है कि कौन सी घटना किस समय में हुआ था, इसका विवरण हमें मालूम चल जाता है तथा संघ की जो प्रतिष्ठा हुई थी उनमें जो नियम थे उनका अनुसरण यह ग्रंथ करता है। ये इतिवृत्त धार्मिक गतिविधियों के विषय में है। इनमें संघ के प्रभावशाली संरक्षणदाताओं का भी वर्णन है। इसकी ऐतिहासिकता और पुष्ट होती है। एक तो ये इतिवृत्त धार्मिक गतिविधि से संबंधित है, दूसरा इनमें जो इन संघों को, जो इन महाविहारों को संरक्षण दे रहे थे, इनके विवरण भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं।
उदाहरण के लिए अशोक, उसे महान संरक्षण दाता होने का श्रेय दिया जाता है, जो धार्मिक उद्देश्य हेतु इतिहास के उपयोग का संकेत करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले कि जो उस समय जो दान दे रहे थे या संरक्षण दे रहे थे, उनका इसमें इन इतिवृत्त में हमें विवरण मिलता है। उदाहरण के तौर पे अशोक का नाम हम देख सकते हैं कि हमें वहाँ से प्राप्त होता है, जिसे एक महान संरक्षण दाता का बताया गया है, जो कि धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ इन इतिवृत्त को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में पुष्ट करता है। यद्यपि अशोक की बौद्ध अनुयायियों के रूप में प्रशंसा की गई है तथा उसके निर्णयों को श्रीलंका में थेरवाद की स्थापना का श्रेय दिया गया है, वह स्वयं इस तरह के संबंधों के विषय में कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालता है। यह संभव है कि इन संबंध को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो तथा इतिहास का सहारा इस हेतु लेने का प्रयास स्पष्ट नजर आता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ अशोक को जो है बौद्ध रूप में उसकी प्रशंसा की गई है, और यहाँ अशोक की जो ये प्रशंसा बौद्ध रूप में की गई है, इसका विवरण हमें स्वयं इस इतिवृत्त के अंदर भी नहीं मिलता है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया था या नहीं अपनाया था। हो सकता है अशोक से संबंध जोड़ के ये अपने महत्व को, अपने ग्रंथ की महत्ता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए अशोक को बौद्ध धर्म में सम्मिलित बताया हो, यह एक कारण हो सकता है। ये इतिवृत्त तथा इन पर लिखे गए भाष्य सार रूप में श्रीलंका में थेरवाद का इतिहास है। ये इतिवृत्त जो लिखे गए हैं, ये भाष्य रूप में लिखे गए हैं। भाष्य रूप के साथ साथ ये एक तरह के सार हैं जो श्रीलंका में थेरवाद, जो बौद्ध का जो विभाजन हुआ था, इसमें एक थेरवाद भी थे, तो इनमें इन थेरवाद का हमें इतिहास मिलता है। इतिहास के अन्य उल्लिखित पहलुओं में परिवर्तन की ऐतिहासिक प्रक्रियाएं, कुलीन तंत्रों का राज्यों में तथा कालांतर में बृहत राज्य व्यवस्थाओं में रूपांतरण शामिल है। इन इतिवृत्त में हमें ऐतिहासिक पहलुओं का भी उल्लेख मिलता हुआ दिखता है, जैसे कई कुलीन या फिर जो शासक वर्ग थे, उनकी राज्य व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे थे, ऐसी घटनाओं का भी जिक्र हमें इन इतिवृत्तों में मिलता है। यह आख्यान संक्षेप में उत्तर भारत में अपनी जड़ों तक जाता है। एक तरह से देखिए, जो यह आख्यान रूपी जो इतिवृत्त हैं, इनमें हमें संक्षेप रूप में ही सही पर उत्तर भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिवृत्तों में जो भी समाहित है, उससे जो निकल कर आता है, वह एक ऐतिहासिक परंपरा द्वारा बौद्ध मत को समर्थन प्रदान करना है। यानी कि इस इतिवृत्त में जो भी लिखा गया है, उसका हम देखें निचोड़ की उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो हम देखते हैं कि जो उसमें जिक्र किया गया है या जो लिखा गया है, वह ऐतिहासिक परंपरा से पुष्ट है। ऐतिहासिक तथ्य उसमें शामिल किए गए हैं। वह सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक तथ्य को शामिल किया गया है ताकि बौद्ध मत को समर्थन प्रदान किया जा सके। ऐसे कई कारण से ऐसा करने के लिए कई कारण हो सकते थे। बौद्ध मत को कई गैर बौद्ध संप्रदायों और गैर बौद्ध पड़ोसियों से प्रतिस्पर्धा करनी थी। यानी कि बौद्ध धर्म जो कि उस समय फल फूल रहा था, और जो पूर्व से जो धर्म थे, उनसे उनकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। यह ऐतिहासिक परंपरा औपचारिक रूप ग्रहण कर रही थी तथा प्रवाहमान मौखिक परंपराओं से परिष्कृत की जा रही थी। उस समय जब 3री सदी सीई में देवनाम पियदस्सी से लेकर 34वीं सदी सीई के महासेन के बीच के राजाओं की सूची को पाठबद्ध किया जा रहा था, संघ को प्रमुख धार्मिक रूप में संस्था के रूप में स्थापित करना एक आवश्यकता थी। संघाराम भूमि अनुदानों के रूप में संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। इनकी राजनीतिक शक्ति की व्याख्या करने के लिए एक ऐतिहासिक परंपरा की आवश्यकता थी। इनकी जो बौद्ध संघ की जो राजनीतिक शक्ति की जो व्याख्या जो किया गया था, वह उन्हें ऐतिहासिक रूप से मजबूत करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। संघ को एक लालची संस्थानों की श्रेणी में होने से दोष से बचाना तथा इस उद्देश्य के लिए इनके कृत्यों की धर्मपरायणता तथा नैतिक पर बल दिया जाना था, जिसे संघ
को संपत्ति में संपन्न बनाना था या बनाया था। इसके अतिरिक्त पंथीय विभाजन और निष्ठाओं ने संघ के वरिष्ठ भिक्षुओं व महंतों के विषय में जानकारी को सूचीबद्ध करना आवश्यक बना दिया। यहाँ हम देखें तो कुल मिलाकर इतिवृत्त में बौद्ध संघों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया जाना प्रमुख रूप से उनका उद्देश्य था। कारण यह था कि जिसकी जितनी पुरानी परंपरा होगी उसकी उतनी ही राजनीतिक शक्ति मजबूत होगी, उनकी ऐतिहासिकता उतनी ही पुष्ट होगी। इस कारण से हम देखें तो इतिवृत्त में बौद्ध संघों की या उनके धार्मिक जो व्यक्ति थे उनके वंशों की, उनकी परंपराओं की व्याख्या की गई है ताकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक शक्ति से मजबूत किया जा सके। इसी प्रकार हम देखें तो महाविहार तथा अभयगिरी संघारामों में उदीयमान थेरावाद के बीच प्रतिस्पर्धा के प्रकरण में महावीर की थेरवादी व्याख्या तथा बौद्ध मत का संस्करण श्रीलंका में प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य में प्रधान बन गया था। उनका विश्वास है कि ऐसा उदाहरण था जिनमें एक वर्चस्वशाली धार्मिक संस्था अपने लाभ हेतु ऐतिहासिक आख्यान का स्वयं की सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग कर रही थी। संभवतः यहाँ हम देखते हैं कि एक धार्मिक संस्था का इतिहास राजनीतिक सत्ता की पक्षधरता के रूप में स्वयं इतिहास लेखन की एक परियोजना बन जाता है। इस प्रकार हम देखें तो चूँकि इतिवृत्त जो थी, बौद्ध इतिवृत्त जो थी, वह एक धार्मिक संस्था का इतिहास के रूप में उभर कर आता है। साथ ही यह अपनी परंपरा के ऐतिहासिक तथ्यों को सम्मिलित कर लेखन करने की जो इनकी पद्धति थी, उससे ये किसी भी सत्ता पक्ष को या राजनीतिक सत्ता को बल प्रदान करती थी तथा यह स्वयं में इतिहास लेखन की एक स्रोत बन गई। इसे इस प्रकार से लिखा गया, ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को सम्मिलित किया गया कि यह धार्मिक जो इतिवृत्त है वह एक ऐतिहासिक लेखन की परियोजना बन गई। तो आज के इस वीडियो में हमने इतिवृत्त को पढ़ा जो कि पाली भाषा में लिखा गया है और यह श्रीलंका की इतिवृत्त है, श्रीलंका के पाली इतिवृत्त है, जिसमें हमने दीपवंश तथा महावंश और प्रमुख इतिवृत्त हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से समझ लें। अगर एक बार में ना समझे तो इसे 1 से 2 बार देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ जाएंगे और इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 बार सुने, आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।